हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइइन्स। ठीक है, चलो। डाइइन क्या होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं ना। डाइइन डाइइन क्या होता है? देखो, जब एल्कीन में, किसमें? एल्कीन में दो डबल बॉन्ड होते हैं। कितने डबल बॉन्ड होते हैं? दो। तो उसे डाइइन कहा जाता है। ठीक। जब एल्कीन में दो डबल बॉन्ड, जब एल्कीन में दो डबल बॉन्ड होते हैं तो उसे डाइइन कहा जाता है। ठीक है बेटा, याद रखना। जब एल्किन में कितने डबल बॉन्ड हो? दो डबल बॉन्ड हो, है ना? तब एल्किन को क्या बोलते हैं? डाइइन। डाई मतलब दो होता है ना? और इन मतलब डबल बॉन्ड। तो जब दो डबल बॉन्ड हो तो एल्किन को हम क्या बोलेंगे? डाइइन। ठीक। अच्छा, अगला है टाइप्स ऑफ डाइइन। डाइइन के टाइप्स तो आपको बताऊं, ये जो डाइइन है ना, ये तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। सबसे पहला टाइप होता है कम्युलेटेड डाइन। कम्युलेटेड डाई इन। ठीक है। दूसरा होता है कॉन्जुगेटेड डाइन। कॉन्जुगेटेड डाइन। और तीसरा होता है आइसोलेटेड, आइसोलेटेड डाइन। ठीक है। तो डाइन के कितने प्रकार हो गए? तीन। कम्युलेटेड डाइन, कॉन्जुगेटेड डाइन और आइसोलेटेड डाइन। ठीक है, तीनों को एक एक करके देखते हैं। पहले आप नोट कर लो। चलो, हो गया, आगे बढ़े। अच्छा, ऐसा करते हैं, तीनों डाइन को अपन पार्टीशन करके समझ लेते हैं ना। पहले में कम्युलेटेड लिख लेते हैं। कम्युलेटेड, है ना? दूसरे में कॉन्जुगेटेड। और तीसरे में आइसोलेटेड। ठीक है। कम्युलेटेड, कॉन्जुगेटेड और आइसोलेटेड। देखो, कम्युलेटेड क्या होता है? जब दो डबल बॉन्ड के बीच में कोई भी सिंगल बॉन्ड ना हो, दो डबल बॉन्ड के बीच में कोई भी सिंगल बॉन्ड ना हो, तो उसको बोलते हैं कम्युलेटेड डाइन।
जब दोनों डबल बॉन्ड्स के बीच कोई सिंगल बॉन्ड ना हो तो एल्कीन को कम्युलेटेड डाइईन कहते हैं। ठीक है, ये Cu से मतलब कम्युलेटेड है ना, तो एल्कीन को कम्युलेटेड डाइईन कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्युलेटेड डाइईन। अच्छा, कॉन्जुगेटेड क्या होता है? जब दो डबल बॉन्ड के बीच एक सिंगल बॉन्ड हो, एक सिंगल बॉन्ड हो तो उसे कॉन्जुगेटेड, तो उसे कॉन्जुगेटेड डाइईन कहते हैं। ठीक है बेटा, जब दो डबल बॉन्ड के बीच एक सिंगल बॉन्ड हो तो उसे क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड डाइईन। जब दो डबल बॉन्ड के बीच एक से अधिक सिंगल बॉन्ड हो तो उसे आइसोलेटेड डाइईन कहते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने तीनों की पहचान लिख दी। क्या पहचान है? जब दोनों डबल बॉन्ड्स के बीच कोई सिंगल बॉन्ड ना हो, मतलब सिंगल बॉन्ड एब्सेंट हो, तो उसे क्या बोलते हैं? कम्युलेटेड डाइईन। जब दो डबल बॉन्ड के बीच एक सिंगल बॉन्ड हो, कितना सिंगल बॉन्ड हो? एक सिंगल बॉन्ड हो। जब दो डबल बॉन्ड के बीच एक सिंगल बॉन्ड हो, कितना सिंगल बॉन्ड हो? एक, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाइईन। और जब दो डबल बॉन्ड के बीच एक से अधिक सिंगल बॉन्ड हो तो उसे क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड डाइईन। तो यदि सिंगल बॉन्ड एब्सेंट है बीच में तो कम्युलेटेड, यदि एक सिंगल बॉन्ड है तो कॉन्जुगेटेड, और एक से अधिक सिंगल बॉन्ड है तो आइसोलेटेड। ठीक, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे देखो दोनों डबल बॉन्ड लगातार है, मतलब दोनों डबल बॉन्ड के बीच में कोई भी सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे कम्युलेटेड। ठीक, अच्छा
यहाँ पे देखो, दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, डबल सिंगल डबल, दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। अच्छा यहाँ पे देखो, ये दो डबल बॉन्ड के बीच में एक से अधिक सिंगल बॉन्ड हो गए, डबल सिंगल सिंगल, दो बार सिंगल आ गया है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कंटिन्यू है, इनके बीच में कोई भी सिंगल नहीं है, जबकि यहाँ पे डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल है और यहाँ पे एक से अधिक सिंगल है। अच्छा, ये जो बना रखा ना, इसका नाम कैसे लिखेंगे, जैसे 1 2 3, तो 3 कार्बन को नंबर मिला इसलिए प्रोप, 3 कार्बन को नंबर मिला इसलिए प्रोप। अच्छा, जब डबल बॉन्ड दो हो ना, डबल बॉन्ड जब एक से अधिक होते हैं, डबल बॉन्ड जब एक से अधिक होते हैं, मोर देन वन, तो रूट वर्ड के पीछे ए लगाते हैं, याद रखना, रूट वर्ड के पीछे क्या लगाते हैं, ए। तो प्रोप के पीछे यदि ए लगा दूंगा तो ये हो जाएगा प्रोपा, क्या हो जाएगा, प्रोपा। तो प्रोपा, उसके बाद एक 1 पे और एक 2 पे, तो 1 2 डाई इन, इसका नाम हो गया प्रोपा 1 2 डाई इन। अच्छा, इसमें देखो 1 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को नंबर मिला इसलिए ब्यूट, लेकिन डबल बॉन्ड एक से अधिक है तो पीछे ए लगा लेंगे, तो ये हो गया ब्यूटा। उसके बाद एक डबल बॉन्ड 1 पे है और एक 3 पे है, तो 1 3 डाई इन, इसका नाम हो गया ब्यूटा 1 3 डाइन। अच्छा, इसमें देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 कार्बन को नंबर मिला इसलिए पेंट, ठीक है, और डबल बॉन्ड एक से अधिक है, मतलब दो है, इसलिए पीछे ए लगाएंगे। याद रखना, जब भी डबल बॉन्ड एक से अधिक हो, अब एक से अधिक मतलब 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो हम रूट वर्ड के पीछे ए लगाएंगे, तो पेंटा। उसके बाद एक डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है और एक आ रहा है 4 पे, तो 1 4 और 2 है इसलिए डाई, और ये इन, तो इसका नाम हो गया पेंटा 1 4 डाइन, इसका नाम हो गया ब्यूटा 1 3 डाइन, और इसका नाम हो गया प्रोपा 1 2 डाइन। अच्छा, एक बात याद रखना, ये जो प्रोपा 1 2 डाइन है ना, इसका एक कॉमन नाम होता है एलीन, इसका कॉमन नाम क्या होता है, एलीन, याद रहेगी बात। जो प्रोपा 1 2 डाइन है, इसका कॉमन नाम क्या है, एलीन, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में भी एक खास बात है, इसमें रिजोनेंस है, क्या है, रिजोनेंस, तो इसमें याद रखना, स्टेबल बाय रिजोनेंस, स्टेबल बाय रिजोनेंस, देखो डबल सिंगल डबल, तो स्टेबल बाय रिजोनेंस, और यहाँ पे कोई रिजोनेंस नहीं है, नो रिजोनेंस, तो इसको तो ऐसा ही रहने दो, ठीक है। चलो नोट करो, चाय पियोगे, क्या है, कभी कभी सुबह सुबह मॉर्निंग में वीडियो बनाता हूँ तो चाय वगैरह पीनी पड़ती है। चलो बना लिया,
तो याद रखना ये 3 प्रकार की डाइन होती है, कम्युलेटेड, कॉन्जुगेटेड, आइसोलेटेड। याद रखना बड़ा आसान है। यदि 2 डबल बॉन्ड के बीच में कोई भी सिंगल ना हो तो कम्युलेटेड, 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल हो या यूं समझ लो कि रिजोनेंस हो, है ना, तो उसको कॉन्जुगेटेड बोलते हैं। और जब 2 डबल बॉन्ड के बीच में कोई भी सिंगल ना हो, सॉरी, जब 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक से अधिक सिंगल हो तो उसे बोलते हैं आइसोलेटेड। ठीक, अब हम इनकी स्टेबिलिटी देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ डाइन्स, तो इनकी स्टेबिलिटी की यदि हम बात करें ना, तो स्टेबिलिटी में सबसे आगे आता है कॉन्जुगेटेड डाइन। कौन आता है? कॉन्जुगेटेड डाइन। ठीक है, कॉन्जुगेटेड डाइन के बाद आएगा आइसोलेटेड डाइन। आइसोलेटेड डाइन कौन आएगा? आइसोलेटेड डाइन। और आइसोलेटेड डाइन के बाद आएगा कम्युलेटेड डाइन। ठीक है, पहले इनके एग्जांपल बनाते हैं फिर समझते हैं। जैसे मान लो कॉन्जुगेटेड का कोई एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ये वाला CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, है ना, ये कॉन्जुगेटेड हो गया। फिर आइसोलेटेड का ले लेते हैं एक, तो CH2 डबल बॉन्ड, CH, CH2, CH डबल बॉन्ड, CH2। ठीक है, और एक ये कम्युलेटेड वाला ले लो, ये। ठीक है, अच्छा, देखो इसमें क्या होता है, जो कॉन्जुगेटेड है ना, इसमें अनुनाद होता है, डबल सिंगल डबल, या इधर देख लो डबल सिंगल डबल। तो अनुनाद के कारण ये जो एल्कीन है ना, ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, इसमें अनुनाद होगा, तो हम लिख लेते हैं स्टेबल बाय रिजोनेंस। ये वाली जो एल्कीन है ये रिजोनेंस के कारण अधिक स्टेबल है, याद रहेगी बात, स्टेबल बाय रिजोनेंस। अच्छा, इसमें क्या है, यहाँ पे रिजोनेंस तो नहीं है, तो नो रिजोनेंस। नो रिजोनेंस। ठीक है, और इसमें भी कोई रिजोनेंस नहीं है, तो नो रिजोनेंस। दोनों में ही कोई रिजोनेंस नहीं है। लेकिन आप इसमें देखेंगे तो इसमें डबल बॉन्ड दूर दूर है, जबकि इसमें डबल बॉन्ड पास पास है। जब डबल बॉन्ड पास पास होंगे तो दोनों डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षण के कारण स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड दूर दूर है, डबल बॉन्ड दूर दूर है, अतः रिपेल्सन मतलब प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, रिपल्सन प्रतिकर्षण कम होगा। देन मोर स्टेबल। इसलिए ये मोर स्टेबल है। कैसा है? मोर स्टेबल है। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड पास पास
है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड पास पास है। डबल बॉन्ड पास पास, डबल बॉन्ड पास पास है, अतः रिपल्शन अधिक होगा। ठीक है बेटा, इसमें जो डबल बॉन्ड है वो बिल्कुल पास पास आ गए, है ना, कोई गैप नहीं है दोनों के बीच में, बिल्कुल पास पास आ गए, इसलिए दोनों डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन अधिक होगा। रिपल्सन अधिक होगा तो ये सबसे कम स्टेबल, और इसमें रिपल्सन कम होगा, है ना, इसमें रिपल्सन कम होगा, इसलिए इसके कंपेयर में ये ज़्यादा स्टेबल है, और इसमें अनुनाद है, इसलिए ये तीनों में सबसे अधिक स्टेबल है। ठीक, लिख लो, जल्दी नोट करो। अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि कॉन्जुगेटेड डाइन अधिक स्टेबल होती है ड्यू टू रेजोनेंस। आइसोलेटेड और कम्युलेटेड दोनों में रिपल्सन से हम चेक कर रहे हैं। ठीक, चलो, कई बार क्या होता है, जब दो कॉन्जुगेटेड डाइन हमको दे देते हैं तो समझ में नहीं आता कि दोनों में से कौन सी अधिक स्टेबल है ना, तो फिर हम कैसे चेक करेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जब दो ऐसी एल्कीन हो कि उनमें हमको समझ में नहीं आए कि कैसे स्टेबिलिटी पता करें, तो अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लेना, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अधिक होंगे उसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी। देखो एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, एक एल्कीन ये है, और एक और इसके साथ बना देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और मान लो यहाँ पे CH3 लगा दिया। ठीक, ये ठीक। अब यदि आप रिजोनेंस से देखोगे तो रिजोनेंस दोनों में ही है, रिजोनेंस तो दोनों में ही है। देखो, डबल सिंगल डबल तो स्टेबल बाय रिजोनेंस, यहाँ पे देखो डबल सिंगल डबल ये भी स्टेबल बाय रिजोनेंस, तो रिजोनेंस तो दोनों में ही है। जब ऐसी कंडीशन हो तो अल्फा हाइड्रोजन से देखेंगे, कैसे? देखो, यहाँ पे ये sp2 कार्बन और ये sp2 कार्बन, यहाँ पे ये sp2 कार्बन और यहाँ पे ये sp2 कार्बन। sp2 कार्बन यानी कि डबल बॉन्ड कार्बन के पास में जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन मानते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई कार्बन है ही नहीं, सारे के सारे sp2 कार्बन है। डबल बॉन्ड कार्बन या sp2 कार्बन, जो डबल बॉन्ड कार्बन होता है ना उसमें sp2 संकरण आता है, तो डबल बॉन्ड कार्बन को ही sp2 कार्बन बोल सकते हैं। तो डबल बॉन्ड कार्बन या sp2 कार्बन के के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन
होता है, ठीक है, अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे उनको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें तो सारे के सारे sp2 है, कोई अल्फा है ही नहीं, ठीक। जबकि इसमें देखो, इसमें ये sp2, ये sp2, ठीक है, यहां से चलोगे तो ये sp2 और ये sp2, जो डबल बॉन्ड होता है उसी को sp2 कार्बन बोलते हैं ना, डबल बॉन्ड कार्बन को sp2 कार्बन कहते हैं। अब इधर तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन इस sp2 के बगल में मेरे को ये दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, अल्फा कार्बन, और उस पे जो हाइड्रोजन है उनको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, 3। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। CH3 है ना। ये जो कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, और इस पे ये जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन, 0 अल्फा हाइड्रोजन, जबकि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब हमने क्या लिखा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मतलब जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अधिक होंगे उसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी। अब रिजोनेंस तो दोनों में ही हो रहा है, लेकिन इसमें रिजोनेंस के साथ साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। तो ये मोर स्टेबल और ये लेस स्टेबल, क्लियर। अब इनके बाद फिर आप आइसोलेटेड जमा दो, देखो सबसे ज्यादा ये हो जाएगा, उसके बाद ये, फिर इसके बाद आ जाएगा आइसोलेटेड, और लास्ट में कम्युलेटेड, ठीक है ना, नोट करो। चलो अब हम इनकी एडिशन रिएक्शन और पढ़ लेते हैं। तो एडिशन रिएक्शन में हमको कॉन्जुगेटेड डाइन की एडिशन रिएक्शन पढ़नी है। एडिशन रिएक्शन ऑफ conjugated डाइन। एडिशन रिएक्शन ऑफ conjugated डाइन, इसमें सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एडिशन ऑफ x2। एडिशन ऑफ x2 मतलब x2 का योग, ठीक है, x2 का योग। तो जैसे मान लो कोई एग्जांपल है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, है ना, और यहाँ पे लिख दिया जाए Br2। क्या लिख दिया जाए, Br2। मैंने X2 की जगह Br2 ले रखा है, Br2 लिख दिया जाए, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दिया जाए, प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या करेंगे बताओ, देखो यहाँ पे एक बात याद रखना, मैं लिख देता हूँ, कॉन्जुगेटेड डाइइन दो प्रकार के एडिशन प्रोडक्ट देती है, ठीक है।
जो कंजुगेटेड डाइइन है वो दो प्रकार के एडिशन प्रोडक्ट देती है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। अब ये दो प्रकार के एडिशन प्रोडक्ट कैसे बनते हैं वो मैं तुमको बना के बताता हूँ। जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये है, और ये Br2, ठीक है, ये Br2। अब यदि हम इसको नंबर दें तो जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो आप दोनों Br को, इनमें से एक Br को इस डबल बॉन्ड से और एक Br को इस डबल बॉन्ड से यदि जोड़ देते हैं तो ये प्रोडक्ट इस तरह से बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक Br ये और एक Br ये। यहाँ पे 1 और 2 नंबर की पोजीशन पे एडिशन हुआ है, इसलिए आप बोल सकते हैं 1-2 एडिशन, 1-2 एडिशन प्रोडक्ट, 1-2 एडिशन प्रोडक्ट। तो एक तो 1-2 एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, और क्या होगा यहीं पे समझ ले। अच्छा, दूसरा देखना, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और ये Br2, ठीक है। मान लो इसमें अनुनाद हो जाए, क्या हो जाए? अनुनाद, जैसे डबल सिंगल डबल। अच्छा, नंबर दे दूं 1 2 3 और ये 4। मान लो इसमें अनुनाद हो जाए तो अनुनाद में क्या होता है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट सेल में जाते हैं, तो ये यहाँ आ जाएगा, जब ये यहाँ आएगा तो इसको धक्का लगेगा तो ये इसके सिर पे बैठ जाएगा, तो यहाँ फाइनली नेगेटिव आएगा और यहाँ फाइनली पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अच्छा, अब दो Br में से एक Br को यहाँ जोड़ दिया जाए और दूसरे को यहाँ जोड़ दिया जाए तो इससे 1-4 एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? 1-4 एडिशन प्रोडक्ट। एक Br यहाँ पे और एक Br यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक Br 1 नंबर की पोजीशन से जोड़ा और एक 4 नंबर की पोजीशन से, तो इसको बोलते हैं 1-4 एडिशन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? 1-4 एडिशन प्रोडक्ट, 1-4 एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। तो एल्कीन पे जब आप X2 का यानी कि Br2 का योग करवाएंगे तो दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, एक 1-2 एडिशन प्रोडक्ट और एक 1-4 एडिशन प्रोडक्ट। नोट करो। चलो एक और समझ लेते हैं। एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX। इसमें भी हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, डबल सिंगल डबल, है ना, और यहाँ पे लिख दिया जाए HBr और ये प्रोडक्ट। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि कॉन्जुगेटेड डाइन दो प्रकार के एडिशन प्रोडक्ट देता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। जो कॉन्जुगेटेड डाइन है वो दो प्रकार के एडिशन प्रोडक्ट देता है। तो जब आप HBr का एडिशन करवाओगे तो इसमें भी दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। 2 टाइप के एडिशन प्रोडक्ट बनेंगे। 2 टाइप के कौन से, एक एक करके समझते हैं। प्रोडक्ट्स,
सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अपन क्या करो, HBr, ठीक है। अब देखो हमको पता है कि H पे पॉजिटिव होता है और Br पे नेगेटिव होता है। अच्छा, यदि मैं इस डबल बॉन्ड को इस तरफ चला दूं, इस डबल बॉन्ड को इस तरफ ऐसे, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ जाएगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये Br और ये H, ठीक। अच्छा देखो, जैसे ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 1 और 2 नंबर की पोजीशन पे एडिशन हुआ है, इसलिए हम बोल सकते हैं 1-2 एडिशन प्रोडक्ट। क्या बोल सकते हैं? 1-2 एडिशन प्रोडक्ट, 1-2 एडिशन प्रोडक्ट। तो एक प्रोडक्ट तो इस प्रकार का बन जाएगा। फिर दूसरा कैसे बनाएंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और ये लिख दिया जाए HBr। अब हमको पता है कि H पे पॉजिटिव होता है और Br पे नेगेटिव, ठीक। मान लो इसमें पूरी तरह से रिजोनेंस हो जाए, तो ये बॉन्ड इस सेल में शिफ्ट होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो इधर नेगेटिव और यहाँ पे फाइनली पॉजिटिव आएगा। अब ये जो नेगेटिव है, देखो ये जो नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव पे जाके जुड़ जाएगा और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव पे जाके जुड़ जाएगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो इस तरह से बनेगा। यहाँ पे Br आ गया और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ठीक है ना। और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ आ जाएगा बीच में। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो 1 2 3 4, एक 1 नंबर पे जुड़ा और एक 4 नंबर पे जुड़ा, तो इसको बोलते हैं 1-4 एडिशन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? 1-4 एडिशन प्रोडक्ट, 1-4 एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से जब एल्कीन पे HX का एडिशन करवाएंगे, एल्कीन से मतलब कॉन्जुगेटेड डाइन, तो इसमें भी दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, 1-2 एडिशन प्रोडक्ट और 1-4 एडिशन प्रोडक्ट। अब इन दोनों में से कौन सा मेजर होता है और कौन सा माइनर होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, आप Br2 का योग करवाएं तब भी दो प्रोडक्ट बने और HBr का योग करवाएं तब भी दो प्रोडक्ट बने। तो दोनों में से मेजर कौन सा होगा वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। पहले इसे नोट करो। देखो मैं बताता हूँ, की पॉइंट करके अपन पॉइंट लिख लेते हैं, की पॉइंट्स। की पॉइंट्स में पहला पॉइंट लिख लेते हैं लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर से मतलब -80 डिग्री सेल्सियस। लो टेम्परेचर से मतलब क्या है, यहाँ पे -80 डिग्री सेल्सियस। तो लो टेम्परेचर पर 1-2 एडिशन प्रोडक्ट मेजर होगा, मेजर होगा, ठीक है बेटा। लो टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर से मतलब -80 डिग्री पर 1-2 एडिशन प्रोडक्ट मेजर होगा। अब यदि 1-2 एडिशन प्रोडक्ट मेजर हो गया मतलब 1-4 क्या होगा, माइनर। अच्छा, दूसरा
हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से मतलब है +40 डिग्री सेल्सियस। हाई टेम्परेचर से मतलब क्या है, +40 डिग्री सेल्सियस। तो +40 डिग्री सेल्सियस पर 1/4 एडिशन प्रोडक्ट, 1/4 एडिशन प्रोडक्ट मेजर होगा, मेजर होगा। ठीक है, अब सोचो, यदि हाई टेम्परेचर यानी कि +40 डिग्री पे 1/4 एडिशन प्रोडक्ट मेजर होगा तो 1/2 क्या होगा, माइनर, है ना। नोट करो। चलो याद रहेगी बात, याद रखना, लो टेम्परेचर मतलब -80 डिग्री सेल्सियस पर 1/2 एडिशन प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा, है ना। और हाई टेम्परेचर मतलब +40 डिग्री सेल्सियस पर 1/4 एडिशन प्रोडक्ट मेजर होगा। अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि कौन सा मेजर होगा। यदि -80 डिग्री टेम्परेचर होगा तो 1/2 एडिशन प्रोडक्ट को मेजर मानेंगे और 1/4 को माइनर मान लेंगे। लेकिन हाई टेम्परेचर होगा मतलब +40 डिग्री, तो 1/4 को मेजर मान लेंगे और 1/2 को माइनर। ठीक, यदि इनकी स्टेबिलिटी चेक करना हो कि कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, 1/4 या 1/2, तो उसमें भी अलग अलग कॉन्सेप्ट है, याद रखना। जो 1/4 प्रोडक्ट होता है वो थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल होता है, और जो 1/2 प्रोडक्ट होता है वो काइनेटिकली ज़्यादा स्टेबल होता है ना। मैं लिख देता हूँ, 1/2 एडिशन प्रोडक्ट, 1/2 एडिशन प्रोडक्ट काइनेटिकली अधिक स्थायी होता है। ठीक है, अच्छा, 1/4 एडिशन प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिकली अधिक स्थायी मतलब मोर स्टेबल होता है। पढ़ो, जो 1/2 एडिशन प्रोडक्ट है वो काइनेटिकली अधिक स्थायी होता है, और जो 1/4 एडिशन प्रोडक्ट है वो थर्मोडायनेमिकली अधिक स्टेबल होता है ना। तो 1/4 वाला थर्मोडायनेमिकली अधिक स्टेबल है और 1/2 वाला काइनेटिकली ज्यादा स्टेबल है। याद रहेगी बात। 1/2 वाला कब ज्यादा स्टेबल होगा, जब गतिज रूप से पूछे मतलब काइनेटिकली, और 1/4 वाला कब अधिक स्टेबल होगा, जब थर्मोडायनेमिकली
यानी कि ऊष्मा गति की रूप से देखें तो आप ऊष्मा गति की रूप से देखेंगे यानी कि थर्मोडायनेमिकली तो 1/4 मोर स्टेबल होगा, और गतिज रूप से देखेंगे मतलब काइनेटिकली तो 1/2 वाला अधिक स्टेबल होगा। क्लियर, नोट कर लो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारा डाइइन कंप्लीट हो जाता है। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे एल्काइन। तब तक के लिए जय राम जी की।